Ladies and gentlemen, this is something which is going to be extremely fascinating. It is called, the session is called Pani Bai, the water wives of Maharashtra. Why are we calling them Pani Bai? Because this is a troubling yet perhaps one of the most revealing social practice. That's what we'll be highlighting on in the next 20 minutes. Let me invite on the stage Rajendra Singh, India's waterman and a pioneer in community-led water conservation. Kiran Rao, filmmaker and co-founder of the Pani Foundation, someone who has been mobilizing citizens for what has been a watershed management. And Poonam Mutreja, Executive Director of the Population Foundation of India, known for her advocacy on gender rights, health, and the empowerment of women. Welcome to this panel and welcome to India Today Conclave. Thank you so much. राजेंद्र जी, सवाल ये है कि पानी की समस्या एक ऐसी समस्या है जिस पर सालों से चर्चा हो रही है, लेकिन वो समस्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसा क्यों? देखिए, पानी के बारे में भारत की जो अपनी समझ थी वो बहुत गहरी थी। पानी का संरक्षण और उपयोग भारत बहुत समझदारी के साथ करता था, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के बाद हमारा जो पानी का प्रबंधन था वो थोड़ा हर्ट हुआ। और फिर उसके बाद तो जब नई हमारी सरकार आई तो उसने तो बिल्कुल ही हर्ट कर दिया। हमारी सरकारों ने कभी भी ये नहीं देखने की कोशिश की कि भारत कितने जियो कल्चरल जोन में बटा कंट्री है, और जिस जियो कल्चरल डाइवर्सिटी का रेस्पेक्ट कोई सरकार ना करती हो, फिर पानी के काम नहीं हुआ करते। पानी का काम एग्रो इकोलॉजिकल, हाइड्रो मॉर्फोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसकी समझ के बिना वहाँ की कम्युनिटी जब तक उस काम को अपना मानकर नहीं करती तब तक नहीं होता। भारत में कभी भी किसी राजा ने पानी नहीं पिलाया, भारत के लोगों ने अपने पानी का इंतजाम किया। लेकिन इस सरकार ने, इन सरकारों ने, इस सरकार ने नहीं, इन सरकारों ने, जितनी भी सरकारें आजादी के बाद आई, उन्होंने कभी अपने सामाजिक सामुदायिक ज्ञान की चिंता नहीं की। वो नहीं कभी भी उन्होंने रेस्पेक्ट दिया अपनी कम्युनिटी को कि कम्युनिटी भी इतनी एम्पावर्ड है, वो सेल्फ रिलायंट करना जानती है अपने पानी के साधनों का। भारत में जहां भी कम्युनिटी ने पानी का काम किया, उन्होंने क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन और मिटिगेशन भी किया और सूखी और मरी हुई 23 नदियों को जिंदा भी किया। तो यदि समाज अपनी ताकत से, अपनी समझ से अपने को पानीदार बना सकता है तो ये सरकारें क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सरकारें मालिक बनकर बैठ गई हैं, पानी के नाम पर पैसा बांटती हैं और इतना पैसा बांटती हैं हर साल कि अब कभी हर घर में नल, नल में जल, बड़े बड़े स्लोगन्स हम पढ़ते और सुनते रहते हैं, पर घर में ना नल है, नल तो चला गया पर जल नहीं है। तो ये जो सारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं से ये देश पानीदार नहीं हो सकता। यदि इस देश को पानीदार बनना है तो फिर अपने लोगों में विश्वास करना होगा, अपने समाज में विश्वास करना होगा और उसको ये जो उसकी अपने आप को स्वावलंबी बनाने की क्षमता है उसका सम्मान करना होगा, तब हम पानीदार बनेंगे। आप आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो किरण, सवाल ये है कि ये आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस की जब बात होती है तो उसमें महिलाएं पानी बाई क्यों बन जाती हैं? उनका योगदान या कंट्रीब्यूशन एक समाज को सेल्फ रिलायंस में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन हायरार्की में वो पीछे रह जाती हैं। पहले तो मैं थोड़ा बहुत पानी फाउंडेशन के काम के बारे में कहना चाहती हूँ, क्योंकि महिलाओं ने बहुत बड़े बड़े संख्याओं में हमारे इस मुहिम में भाग लिया है। हमारा ये मानना है, और हम 2016 से काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, हमारा ये मानना है कि जैसे सर ने कहा कि अगर लोगों को खुद हम सशक्त बनाएं, उनको नॉलेज दें, विद्या दें वाटर कंजर्वेशन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में, और उनको मोटिवेट करें, तो लोग खुद एजेंट्स ऑफ चेंज बन सकते हैं। ये हमारी एक
एक्सपेरिमेंट के तौर से शुरू की थी हमने 2016 में 3 तालुकाज में, महाराष्ट्र के 3 तालुका में, और बहुत ही सफल रहे हम। और 4 साल में हमने कुछ 76 तालुकाज में काम किया और हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया। पानी की समस्या, जैसे सर ने कहा, ये एक्चुअली एक बनी बनाई समस्या है, क्योंकि हमारा एक जुड़ाव जो है हमारे धरती के रिसोर्सेज के साथ टूट चुका है। हम उसको एक कमोडिटी की तौर से देखते हैं और हम अपने ही बारे में सोचते हैं, ना ये कि हम एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं और कम्युनिटी का पूरा हक, एक पूरे कम्युनिटी का हक है पानी पर। तो जब हम उस तरह से सोचने लगते हैं, एक गांव के तरफ से सोचने लगते हैं कि पूरा गांव अगर एकजुट होके काम कर सकता है तब पानी आएगा, हम ये बिलीव करते हैं। और यही बहुत सैकड़ों गांवों ने करके दिखाया महाराष्ट्र में और पानीदार बन गए। और इस काम में महिलाओं का पूर्वजों के वक्त से महिलाएं चल के जाती हैं, पता नहीं कितने किलोमीटर हर दिन जाकर उनको सर पे पानी उठाकर लाना पड़ता है। उनको ना सिर्फ पानी अपने फैमिलीज के लिए सोचना पड़ता है, पर अपने पशुओं के लिए, अपनी खेती के लिए। और सब महिलाओं एक्चुअली जो काम करती हैं उनको ना क्रेडिट मिलता है, ना पैसे मिलते हैं, ना हक होता है उस उसके सफलता पर। तो पानी फाउंडेशन में इन औरतों ने बहुत ही बहुत ही गर्व से भाग लिया। उन्होंने एक्चुअली इस मुहिम में इनफैक्ट 50% से ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया। और हमें लगता है कि अगर औरतों को मौका दिया जाए, उनको अगर विद्या दी जाए, उनको अगर लीडरशिप का रोल दिया जाए, तो वो इस पूरे पानी के मूवमेंट का फ्रंट लाइन पे लीड कर सकते हैं। जी, यही सवाल है कि वो डिस्प्रोपोर्शनेटली बर्डन रहता है महिलाओं पर। तो इसीलिए वाटर कलेक्शन से वाटर मैनेजमेंट तक, it's always about women who are leading this, whether they carry that burden on their head or they are lifting it. Exactly. And besides, as you pointed out rightly, it's not just about the family that she has to collect the water for, it's about the animals as well. Correct. And why is it so disproportionate then? Should we see this as almost given now? Natural? Pitrasatta Samaj. Patriarchy is usually at the root of many of our problems. But ये समाज ऐसा ही बन चुका है कि औरतों का बोलने का हक होता नहीं है अपने खुद के परिवार में कि ये पानी कैसा यूज किया जाए। इनफैक्ट नाउ वी आर वर्किंग इन फार्मिंग and we work in group farming, and from Water Cup now we are doing farming that is both economically and ecologically viable. And in group farming we have found women are really have been incredibly responsive to the movement. They again, more than 50% of our groups are all women farmers, and they show that they can follow SOPs in farming so well. There's a sense of incredible enthusiasm, integrity to learning, and great sense of leadership. Yes, this leadership, many would say, Poonam, is also because women realize that they have to manage water and collect water, even if it requires them to walk for kilometers and kilometers to fetch water. ये burden of revolution भी उन्हीं पर है, and movement का वो phase भी है. और ये जेंडर डिफरेंस दिख रहा है, महाराष्ट्र हो या बहुत सारे स्टेट्स जहां पर वाटर का इशू है, जो पानी की समस्या है, महिलाओं को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है। तो ये जेंडर लेंस से देखना जरूरी है। पानी का क्राइसिस इज टुडे almost a gendered crisis. Yes, it is an environmental crisis. It is also a health crisis, but primarily for women. The kind of morbidities women experience carrying heavy loads, whether it's on their back or head or in their hand, fatigue, extreme fatigue, backs up, backaches. Girls cannot go to school because of the lack of water. 1 in 5 girls drop out of schools
because there isn't water in the primary schools or secondary schools for their menstrual health management. In every way, education, young girls are taken out of schools because there is additional responsibility, and given that they have to now walk even further and given the shortage of water. In Maharashtra, we know in drought-hit areas, sterilization has increased tremendously because women cannot afford the burden of having another child. Finally, what is missing here? Women are burdened. It's not just about water. It's about they are the ones who collect the fodder, fire, fuel, family planning ho to it's women's issue. Child care is women's responsibility. No, where are the men? The big question to ask is, I'm not going to ask that question of Rajendra Bhai, but the big question in the world to ask is, where are the men? Do you know that globally, 200 million hours are spent every day by women just collecting water. In India, 80% of the water that is brought into for use into the households is collected by the women. There is a World Bank estimation that 150 million days of work loss. Women could be in jobs, women could be in school, women could have better health if, apart from all the great examples we have just here, which if we scaled up, Rajendra Bhai's work and Kiran, your work, and we have all the solutions, but it is the men who make the policy. Men are missing. If men had to fetch water, I wonder what if the situation would have been different. We put pipes in Jal se nal. नहीं, जल से नल में पाइप हमने लगा दिए, scheme बना दी. I always say we are a very scheming society. We launch schemes, but वो pipe का रह गया. Pipe plus women's leadership plus changing social norms around who fetches water and who does what. And finally, I want to say, men, not just on water, but violence, on a whole violence women experience, whole lot of issues. देश बदलेगा जब मर्द बदलेगा. चलिए आप बता दीजिए राजेंद्र भाई. नल में जल योजना, हर घर में नल की योजना, ये सब जो पॉलिसीज हैं, जैसा पूनम ने कहा, उसमें जेंडर का रोल रहता है, लेकिन फाइनली तो घर में औरतों को देखना पड़ता है. मैं बस पूनम बहन को एक बात याद दिलाना चाहता हूं, तब तुम्हारे सवाल पे आऊंगा. ये भारत देश नीर, नारी और नदी को नारायण मानता था, बड़ा सम्मान था. लेकिन इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने, क्योंकि ये पश्चिम का एजुकेशन सिस्टम था, उन्होंने महिलाओं को बाद में वोट देना शुरू किया. इस देश में भी उसी एजुकेशन सिस्टम ने पानी बाई बना दिया, या जो कुछ बनाया हो वो उसने बनाया. पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में नारी जो है वो नारायण थी. स्त्री, नारी माने स्त्री. अभी भी है? अभी तो नहीं है, अब तो बिल्कुल नहीं है. अब तो अभी यहाँ पर 2 महिलाएं हैं. अरे भाई ठीक है, 3 महिलाएं हैं स्टेज पर. मंच पे तो भले ही एक पुरुष हो, 3 महिला हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था उस जमाने में, घर के सारे निर्णय महिलाएं करती थी और समाज के निर्णय महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते थे. इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए. लेकिन ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में महिलाओं को जो डिसीजन लेने की जो पावर है, जो घर के निर्णय लेने की पावर है, वो बड़ी है, ये मेरा मानना है. तो चलिए वाटर वाइव्स पर चर्चा करते हैं. क्या वाटर वाइव्स, डू दे रिफ्लेक्ट अ फेलियर ऑफ गवर्नेंस, or are they a symptom of deeper ecological and social issue? देखिए, इस वक्त जो भारत में पानी का नजरिया है, उस नजरिए को समझे बिना ये बात करना 1 मिनट में संभव नहीं है. मैं पर इतना जरूर कहूंगा
कि भारत में मैं पिछले 50 साल से पानी का काम कर रहा हूँ। मेरा 51वां साल है। कंटिन्यूअसली मैंने पानी के अलावा और कुछ किया नहीं, पर मैंने देखा कि पानी के काम को भारत की महिलाएं बहुत समझदारी के साथ अपना काम मान के करती हैं। और हमारे काम में तो जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से लेकर साइट सिलेक्शन तक और मटेरियल के सिलेक्शन तक महिलाओं की भूमिका रही है। और उन्होंने जिस इलाके में पानी का काम किया, साइट सिलेक्शन में, एग्जीक्यूशन में, और जो उनके काम थे, उसके कारण मैं आज तुम्हारे मंच पे बैठ के कह सकता हूं कि हमने 50 साल में 23 नदियों को पेरेनियल किया। और 2 नदी तो तुम्हारे राज्य की, महाराष्ट्र की हैं। एक तो है अग्रणी रिवर और दूसरी है महाकाली, और बाकी हमने दूसरे राज्यों में, सबसे ज्यादा राजस्थान में। ये सब महिलाओं के कारण ही हुआ। चंबल के डाकुओं की बंदूक छुड़वाने का काम वहां की महिलाओं ने शुरू किया, क्योंकि जब महिलाओं की जमीन पर खेती होने लगी, जब वहां खेती नहीं थी, पानी नहीं था, तो सब बंदूक लिए लूटपाट करने जाते थे सारे चंबल के। वो भगवती हमारे गांव की, भावता गांव की लड़की थी, उसको निर्भय सिंह डाकू 5000 रुपए में खरीद के ले गया था और भूल गया। फिर भगवती ने जो बीड़ा उठाया, सब डाकुओं की बंदूकें छुड़वा दी और सबको पानी के काम में लगा दिया। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं, अभी भी जब महिलाओं को अपने अंदर का एहसास जगता है और उसको ये आभास हो जाता है कि वो काम ये कर सकती है, तब वो अभी भी इस पुरुष से 10 गुना तो कम से कम ज्यादा आगे है। समझदारी में, गहराई में और काम के करने की क्षमताओं में महिला पुरुष से पीछे नहीं है। बिल्कुल। तो क्योंकि आपने 50 साल इसी स्पेस में काम किया है, पानी की समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की है, तो राजेंद्र भाई ये बताइए कि आगे का रोड मैप क्या है? हम लोग कितने पीछे थे, कितना आगे पहुंच चुके हैं और आगे का क्या रास्ता दिख रहा है? देखिए, हर साल भारत सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है पानी के नाम पर ये पानी का पैसा और पानी दोनों बहकर चले जाते हैं, जमीन को काटते हुए, ऊपर से मिट्टी और पत्थर को अपने साथ लाके बहाते हुए, जमीन को नंगी करते हुए चला जाता है पानी। जैसे पैसा जाता है ना, ठेकेदारों की जेब में जाता है, अफसरों की जेब में जाता है, नेताओं की जेब में जाता है, मुश्किल से मुश्किल नाम के लिए 30% पैसा कहीं कहीं लगता है, नहीं तो 70% पैसा आज 2025 में बोल रहा हूं, 75-70% पैसा अभी भी कॉन्ट्रैक्टर की जेब में जा रहा है। ये पानी का काम जब से इंडिया में कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन हुआ है, तब से पानी के काम का कोई प्रभाव नहीं है। पानी का संकट पूरे देश में बखूबी बढ़ता जा रहा है और उसका बड़ा कारण ये है कि हम कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट को कॉन्ट्रैक्टर और कॉर्पोरेट ड्रिवन सेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। इसलिए नहीं हुआ। शुरू में 70 साल पहले जब भाखड़ा नागल बांध बना, रिहन बांध बने, ये भी सब सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम था, तो समाज उससे टूट गया। समाज को लगा कि भाखड़ा नागल बांध का मैनेजमेंट वो कैसे करेगा, वो तो नहीं कर सकता। समाज तो छोटे छोटे काम, अपने गांव की छोटी नदी का प्रबंधन कर सकता है, अपने तालाब का प्रबंधन कर सकता है। समाज जितने क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र के पानी का प्रबंधन कर सकता है। पर हमारी सरकारों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे अधिकारियों ने, और ये जो त्रिगुट है ठेकेदारों का, व्यापारियों का, इस त्रिगुट ने पैसे को अपनी जेब में रख लिया और पानी भी धरती को काटता हुआ बहा दिया। इसलिए इस काल में इस तरह से पानी का प्रबंधन नहीं हो सकता। वो तुम कितनी भी योजना बनाओ और योजनाओं के सुंदर सुंदर नाम रखो, हर घर में नल, नल में जल। अब बता देना मुझे ये सरकार कि कितने नलों में जल इन्होंने कर दिया। नल तो लग गए पर जल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस सरकार को थोड़ी शर्म आनी चाहिए और पुरानी सरकारों को भी शर्म आनी चाहिए। केवल इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आजादी के बाद हमारी सरकारों ने कभी अपने समुदाय को उसका जो पानी का हक है, उसका जो पानी प्रबंधन करने की क्षमता और कुशलता है और जो उसकी स्किल है, उसको छीन लिया उनसे। जी, तो पूनम और किरण,
अब आप लोग के पास दो सवाल है, क्योंकि 5 मिनट हमारे पास इस सेशन में वक्त बच गया है। पूनम, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि उस पर वो एम्फोसिस रहा है, और क्योंकि टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पानी बाई वाटर वाइव्स ऑफ महाराष्ट्र। आपने बहुत सारे स्टेट्स में काम किया है, महाराष्ट्र के कंपैरिजन में आप बाकी स्टेट्स को कैसे देखते हैं, और बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में महाराष्ट्र को कैसे देखते हैं? माइक। महाराष्ट्र में जो प्रॉब्लम है वो पूरे देश में है, पर जहां जहां ड्राउट है वहां ज्यादा प्रॉब्लम है। सो इन टर्म्स ऑफ विमेन, in the drought hit areas and in the mountains, women have the toughest life, hardest life. And across the country, women are struggling and their lives are getting far more difficult because of climate change, not just water. The already existing inequalities have got greatly exacerbated. And as far as Maharashtra goes, we even have evidence, because yahan se reports और अच्छी information निकलती है, और genuine information. So, as I said earlier, the women in Maharashtra are beginning to see the future and the crisis with a greater vision. And sadly, not because of choice, not because of any voluntary not wanting to have more children or children, they're getting themselves sterilized. Women are participating not just because in the water management, because of NGOs to a great extent. Government needs to accept and work in partnership with those who can mobilize. Government can do the technical work, but for the adaptive challenges, like mobilizing communities around watershed management and so on, there are 9 million self-help groups in India, across India. Much more in states like Bihar and the most backward states, and of course Andhra is famous. Why can't we work with these self-help groups which have 90 million? Okay. And in Maharashtra, I have to say that there's nothing exceptional that is worse for women compared to the rest of the Okay. country. So let's in look at- spite of being an industrialized state. Kiran, you get the last word on this panel discussion. You know, since you have been working in this space for several years now, how has your own journey been? And I'm sure you would have heard several passionate stories of struggle and at the same time hope. Is there something that you wish to share? I'd like to say that my life I've been personally deeply impacted by the work that we've been doing in the villages of Maharashtra. There have been such stories of resilience, of strength, of the desire and willingness to learn and change their habits. There's been a great interest in getting new knowledge. Yes. And that has actually really surprised me. I was a very skeptical person thinking, you know, nothing can change. But like Rajinder ji said, you know, when it's community-led, when it's decentralized and people have the knowledge and the tools in their own hands, I genuinely do believe that the people of this country can create miracles. They can change the landscape of this country. And we've seen it in all the villages that we've worked. In 4 years of the Water Cup, 550 billion liters of water storage capacity was created by villagers themselves. All we did was to equip them with knowledge and to motivate them. And that is the power of working together, of unity, of knowledge, and of sort of rallying around a cause that we believe will benefit us all when we work together. So I do, it's as personally as a filmmaker, I have included some of our work in Lapata Ladies with the sticky traps, and honestly, it's also because I was so deeply moved by the stories of women farmers who do actually the lion's share of work in the fields, but never really get the credit for it or the money that they should get for it.
And now we're seeing that change as women's farming groups are leading the charge, winning prizes at the state level in our competition, in our Farmer Cup competition. And I do believe that we are onto something. I feel with knowledge and with motivation, we can solve many of these problems. I'd like to say that we are now in this year, in fact, working with Maharashtra government. So it's actually a unique new partnership. And I do believe that so much more is possible if communities work with government, because there is a massive cohort of government people in the agriculture department, people in the rural livelihoods mission department. And I think by working together, we can really solve many of our crises. So I take great hope in that. And I think that we can see a great deal of change. I think this is the right note to end this discussion, because there has to be hope at the end of the day. So thank you so much, Poonam, Kiran and Rajendra ji, for this conversation.